ने जो चुनाव आयोग से सीधी सीधी फाइट की, मुझे लगता है कि उस चक्कर में बिहार की जनता समझ गई कि ये जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे और जनता की बात नहीं कर रहे, ये चुनाव आयोग से चुनाव की बात कर रहे हैं। तो जनता ने बिल्कुल निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का भी साथ छोड़ा और राहुल गांधी का भी साथ छोड़ा और वो समझ गए कि ये जनता के मुद्दों से हट गए हैं, इसलिए जनता वहां चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार की बात जो जिस तरह से की जा रही थी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक नए निखार, नए क्लेवर, नए तेवर के साथ उससे पिछली बार से अधिक सीटों से आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी छवि कहीं डेंट नहीं थी, कहीं कोई आरोप भी नहीं था। तमाम ऐसी चीजें जो उनके ऊपर कही गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात कि एक बहुत अच्छी चीज इस चुनाव में ये रही है, आने वाले जिस भी राज्य की बात करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो योजनाएं हैं उनको हर सरकार को अब देखना होगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो योजना लाई गई उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के निखर रही है, तो ये एक नई चीज है। और जो जो मैंने कहा कि जनता समझ गई कि जो योजनाएं हैं, जो चीजें हैं, वो हमें एक बिहार में एक कहावत भी कही जाती है कि एक आदमी ये कह रहा है कि झाड़ी के पीछे जाइए और वहां दो चीजें रखी हैं, उठा लीजिए, एक आदमी हाथ में दे रहा है। तो लोगों को यहाँ लगता ये है कि झाड़ी के पीछे रखी है कि नहीं रखी है, यहाँ सामने जो मिल रही है। मुझे लगता है इस तरह की जो चीजें वहां एनडीए गठबंधन ने लाई, उसका निश्चित रूप से फायदा मिला। जी बाकी अनित जी, जिस बात का जिक्र हमने पहले सवाल में किया था, उसी बात का जिक्र नीरज मेहरी साहब कर रहे हैं। लंबा अनुभव है, ये भी यही कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बिहार में जो बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा था, आप वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। एक मैसेज इस तरह का चला गया कि ये चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे हैं क्या, सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है। सत्येंद्र जी, हाँ जी सत्येंद्र जी, काफी लंबे सवाल हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा समय देंगे। निश्चित तौर पर। देखिए, अभी जो हमारे मित्र भी बता रहे थे कि झाड़ी के पीछे क्या है, वो लोगों को टटोलना पड़ेगा, और वो सामने सामने 10,000 रुपए दे दिए, 1,000 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया गया, तो उससे पूरी बिहार की जनता 7.5 करोड़ लोग बहकावे में आ गए। उनको प्रत्यक्ष ये भी दिखाई दे रहा है कि जब छठ की पूजा में जब जाते हैं तो किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह भर भर के यहां से भेजा जाता है। उनको ये भी दिखाई देता है कि जब वो प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करने के लिए कहीं सुदूर साउथ इंडिया में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो उनके साथ वहां पे किस तरीके से बर्ताव किया जाता है। उनको ये भी प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रहा है कि रोजगार के नाम पर यहाँ बार बार फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं और बाद में पेपर लीक करा दिया जाता है। उनको ये भी प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस सुशासन और रामराज की कल्पना यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे होंगे कि उसी सुशासन और रामराज्य में किस तरीके से अनंत सिंह जीत चुके हैं जो अभी जेल में बैठे हुए हैं। वो वही सुशासन देख रहे होंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शासन इन्होंने दिया है, कि इनके उप मुख्यमंत्री जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनके जो मंत्रिमंडल के और सदस्य हैं, उनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन जब यहाँ पे बैकडोर से सत्ता को हथियाने का काम किया जाता है सत्येंद्र भाटी जी, तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी मीडिया के लोग हैं, पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता था कि वो एक सवाल तो पूछेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आज वो सवाल पूछना मैं फिर से 10 सेकंड के लिए आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगा, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव के, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं, एक ब्रेकिंग दर्शकों तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे रहने का वोटों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तकरीबन 8,500 वोटों से तेजस्वी पीछे हो गए, और ये उस चेहरे का नतीजा है जिससे काफी ज्यादा उम्मीद है सभी को। जी आनंद जी, अपनी बात पूरी करें। सत्येंद्र जी, देखिए, आज सवाल पूछने की जरूरत है। यही तेजस्वी यादव जैसे अभी पीछे हैं, ऐसे मोदी साहब भी पीछे हुआ करते थे, 3 घंटे तक लगातार पीछे रहे, लेकिन वो फिर किस तरीके से करामात करते हुए आगे आ गए थे, वो हमने देखा है। देखिए सत्येंद्र जी, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस समय लोकतंत्र का सौदा हो रहा है, और उस सौदे के जश्न में हम यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। वो एक चित्र
विस्मित करने वाली चीजें नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वो सिर्फ एक सौदागर का काम कर रहा है, हमारे डेमोक्रेसी को खरीदने और बेचने का काम किया जा रहा है। आप कितने भी पैनलिस्ट हैं, किसी से पूछ लीजिए कि ये जो परिणाम आए हैं ये क्या प्रत्याशित है? बिल्कुल अप्रत्याशित है। ऐसा कोई काम नीतीश कुमार ने 20 सालों में नहीं किया है जिससे वहां पे पलायन रुका हो, जिससे वहां पे बेरोजगारी रुकी हो, जिससे पेपर लीक की समस्या खत्म हुई हो। जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं किसी को भी रिहर्सल नहीं किया गया है। और यहाँ पे बिचौलिए का काम, भाटी जी आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये आपके ऊपर टारगेटेड नहीं है। मैं पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूं, इसमें पूरा मीडिया एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। पहले एग्जिट पोल से रिजल्ट को बताया जाता है, फिर अगले दिन रिजल्ट से उसको स्टैब्लिश किया जाता है और फिर पैनल पे बैठकर यहाँ पे सारे के सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, 10,000 रुपए दे दिए गए, 1,000 रुपए दे दिए गए। 20 साल में क्या काम किया है प्रधानमंत्री ने अपने पूरे के पूरे कैंपेन में 2 महीने के अंदर एक भी जरूरी बात नहीं करी है। ये किसी ने यहाँ पे जिक्र किया? अभी यहाँ पे अमित शाह की बात कर रहे थे कि वो लगातार बिहार में बैठे हुए थे। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली में जब बम कांड होता है उसका ट्रेस इतना मिलने में इतनी देरी क्यों होती है, तब आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्योंकि ये पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में रहती है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बम कांड होता है, हर एक बम कांड को वो विदेशी साजिश को वो बताते हैं कि भारत के ऊपर अटैक है और अटैक के 2 घंटे के बाद ही अपने विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। इस तरीके का रवैया है गैर जिम्मेदाराना। उसके बावजूद भी अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इम्यून करा जा रहा है, सिस्टमैटिक तौर से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का दखलंदाजी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, जिस तरीके से विपक्ष के नेता को माइनॉरिटी में बना दिया गया, जिस तरीके से उनको इम्यूनिटी दी गई है, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करी जा रही है। और हम एक मूक दर्शक के तौर पर और हमारे यहाँ पे सहयोगी एक उस जश्न को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे संसार करने वाला दिन और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वहां पे होनी चाहिए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, 20 सालों में वो लोगों को आपके बिहारियों सभी को क्या दिया सवालों है। का जवाब देंगे और उसके बाद फिर चलेंगे न्यूज रूम। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा चल रही है कांग्रेस की तरफ से, अभी भी वही बातें कही जा रही हैं जो चुनाव से पहले भी कही जा रही थी। मसलन मुद्दा वही है, चुनाव आयोग, और शायद यही वजह रही कि बिहार की जनता उस बात को नहीं समझ पाई। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल, आप इसे जवाब लेंगे चूंकि कई बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का और जहां तक एक तरीके से विपक्ष का विषय, मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से बेबुनियाद तथ्य ला रहे हैं और जनता ने इन्हें पूर्ण रूप से नकार दिया। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इसके आधार पर पूर्ण रूप से इंडिया अलायंस चलता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जन विरोधी नीतियों को अपनाने वाले लोग हैं, जनता की स्पष्ट रूप से खिलाफत करने वाले लोग हैं, गरीबों को नकारने वाले लोग हैं, गरीबी को समाप्त ना करने वाले लोग हैं, गरीबी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूं जितनी समस्या बिहार प्रदेश में थी वो आरजेडी के कारण थी। महागठबंधन जो आज जा रहा था, स्पष्ट रूप से इसलिए जनता ने उन्हें नकारने का भूतपूर्व काम किया और एक तरीके से वो सबके मध्य में है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस आधार पर काम किया है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, बेरोजगार काम किया है। और उसके साथ साथ अगर विस्तृत रूप में बात कर ली जाए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए, तो नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो किसान नेता हैं, एक तरीके जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, धरातल से जुड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबके हित में उन्होंने काम किया है। उनके नेतृत्व में काम हुआ है, मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है। और उसके साथ साथ चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर का विषय हो, हेल्थ सेक्टर का विषय हो, एजुकेशन सेक्टर का विषय हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, या रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी की समाप्ति की बात हो, स्वरोजगार को बढ़ावा देने का विषय हो, या फिर एक रोड कनेक्टिविटी का विषय हो, या बिहार की अगर विस्तृत रूप में बात कर ली जाए, तो अगर इतिहास की बात की जाए और टूरिज्म की उस क्षेत्र में बात कर ली जाए, तो टूरिज्म का हब किस रूप में बनाया जाए, बिहार को इसकी चिंता करने का विषय हो, तो बिल्कुल संभव हो पाया है। और नीतीश कुमार जी को इसीलिए जनता ने एक तरीके से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मोदी जी के विकास हुआ, उससे जनता ने। ठीक है,
ठीक है, न्यूज रूम से निशा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव की फिलहाल स्थिति क्या है, कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं या फिर कुछ बढ़त बनाने की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, और क्या कुछ ताजा अपडेट। निशा। बिल्कुल भाटी जी देखिए, अगर ताजा अपडेट्स की बात कर ली जाए तो लालगंज, जैसा अभी हमने फिर से ब्रेकिंग ब्रेक की है, लालगंज से जो है संजय कुमार उनकी जीत दर्ज हो चुकी है, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है। वहीं अगर अलीनगर की बात कर ली जाए तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर इस वक्त सबसे आगे चल रही है। छपरा सीट की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि यहां से एक सुपरस्टार जो है आरजेडी की तरफ से उतारा गया था, तो वो भी खेसारी लाल यादव भी जो है इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये तो रही कौन आगे कौन पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम न्यूज रूम में भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, आखिर वो कौन से कारण है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बात अगर राघोपुर सीट की कर ली जाए, ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ये सीट कहा जाता है कि आरजेडी की गढ़ है, और पिछले 2 चुनावों को अगर हम उठाकर देखें तो लगातार यहां से आरजेडी जीतती हुई आ रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है वो सच में चौंकाने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, चंदन इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, और चंदन बहुत अच्छी नॉलेज जो है बिहार को लेकर रखते हैं, लगातार हमारी बातचीत भी होती है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बताते हुए भी नजर आते हैं। चंदन, ये क्या हो गया, एक तरफ डबल सेंचुरी और दूसरी तरफ बिल्कुल खाता ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल देखिए, लगातार इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार को अब ऐसा लग रहा है जो नीतीश कुमार को लेकर प्रो इनकम्बेंसी थी, क्योंकि ये नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आए। जिस प्रकार से चुनाव से पहले अलग अलग योजनाओं, चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, या सोशल वेलफेयर या स्किल डेवलपमेंट या जीविका के तहत जो 1,32,00,000 महिलाएं, उनके अकाउंट में 10,000 रुपये देना और वादा करना जो हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिससे ऐसा देखा गया पहले से ही नीतीश कुमार के पक्ष में या बीजेपी नरेंद्र मोदी से महिलाएं जुड़ती रही है इससे पहले ही। मगर जिस प्रकार से इस बार वो पैसे अकाउंट में डाले गया और एक उम्मीद दिया गया, महिलाओं में जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला। वो आपको जब चुनाव हो रहे थे, पहले वोटिंग हुई, फिर दूसरे राउंड की वोटिंग, जबरदस्त महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। ऐसा इससे पहले, और आज से पहले अगर आपने देखा होगा तो MY समीकरण, जो कि मुस्लिम और यादव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब MY जो है कन्वर्ट हो चुका है, महिला और युवा इसमें कन्वर्ट हो चुका। और इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज भी आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज जो है निकलकर सामने आए। फर्स्ट फेज की हम बात करें, बहुत शानदार प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। उसके बाद सेकंड फेज की अगर हम बात करें, वहां उससे भी बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने भाग लिया। अब ये MY जो समीकरण है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, MY समीकरण, बीजेपी ने एक नया जो स्कीम लाया, युवाओं को कैसे जोड़ना, तो युवाओं को लेकर भी बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार के वादे कर लिए हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी की जो बात की थी, तेजस्वी यादव बिल्कुल समझाने में असफल है और ये प्रैक्टिकल नहीं लगा लोगों को। ऐसे में बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और बिहार के लोग जो मतलब पिछड़े प्रदेश है बिहार, उसको लेकर लगातार बिहार के लोगों को ये उम्मीद रहती है, जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कंसिस्टेंट लोग बिहार के लोग देख रहे हैं, अगले 4 साल और कम से कम सत्ता में रहने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार के लोगों ने उनको ये विश्वास बिहार के युवाओं को मिला या वहाँ के महिलाओं को मिला कि अगर हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जाते हैं तो अगले 5 साल में बिहार की विकास बहुत ज्यादा हो पाएगी। इसी उम्मीद में उन्होंने ये जो प्रचंड बहुमत आपको देखने को मिल रहा है, इसी कारण से दिख रहा है। चंदन, सोचने वाली बात तो ये है कि ना ऐसा कभी एग्जिट पोल्स बोले, मतलब आप सोचिए, ये तो शायद उन लोगों ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा जिन्हें इतनी प्रचंड बहुमत जो है मिला है, ना एग्जिट पोल ऐसा बोलते हुए नजर आए, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल की बारी आई तो उसने सबको चौंका दिया। चलिए ठीक है चंदन, आपके पास मैं वापस फिर आऊंगी, और मेरे एक सहयोगी और हैं एडिटर जो लगातार खबरों को एडिट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, जरा पास आइए। सिवान के बारे में आप मुझसे कुछ कह रहे थे कि सिवान के समीकरणों को अगर समझे, किस तरीके से देख रहे हैं सिवान को? जल्दी आइए राहुल प्लीज। सिवान को लेकर क्या कह रहे थे आप? मैम, सिवान में बीजेपी आ रही है, मंगल पांडे की सरकार है, क्योंकि इससे पिछली वाली सरकार थी, जो आरजेडी की सरकार थी, वो मतलब कि ऐसी सरकार थी जहां दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, हत्या होती थी, गौ हत्या होती थी, ना हम चाहते हुए भी रोक सकते थे और ना हम उसको रोक पाते थे। दिन दहाड़े गोलियां चलती, दिन दहाड़े किसी लड़की को छेड़खानी। निशा, जरा राहुल से पूछिए, 20 साल हो गए हैं आरजेडी को गए हुए, और शायद इनकी उम्र अभी 24-25 साल होगी, तो आखिरकार किसने बताई है इनको ये सब बातें, कहां से जाने?
बिल्कुल बिल्कुल। भाटी जी का एक सवाल जो है मेरे पास आ रहा है, राहुल वो कह रहे हैं कि देखिए आपकी उम्र क्या होगी, 24 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होगी, और अगर आप इतना डीपली जा रहे हैं किसी चीज में तो किसने बताई आपको ये सारी बातें, क्योंकि तब तो शायद आपने एक्सपीरियंस भी नहीं की होंगी ये सारी चीजें। 20 साल हो गए उनको गए हुए। बिल्कुल 20 साल हो गए उन्हें गए हुए, तो लगातार ये सवाल जो है मेरे कान में आ रहा है, जवाब दीजिए। मैम इससे पहले जो मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमें बैठ के बताते थे कि राहुल एक बार कैमरे को भी फेस कीजिए साथ। इससे पहले जो सरकार थी हमारे, जो उनके साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, इससे बढ़कर चढ़ के कुछ सरकार बदलना तुम, तो उस प्रकार से हम लोग सरकार बदलने की कोशिश करते थे और अभी बदल भी रहे हैं। इससे पिछले वाली सरकार जो थी, मोहम्मद साहबुद्दीन जो थे, दिन दहाड़े किसी की हत्या करवा देना, दिन दहाड़े किसी लड़की पे छेड़खानी, किसी को जला देना, गौ हत्या करना, ये सरकार उनके सरकार में आम बातें थी। लेकिन अब वही है कि अब वो बिल्कुल 0% हो गई है, जिससे हमें बहुत अच्छी वो मिल रही है। ठीक है रुद्र जी, ये दरअसल मैं इसलिए समझ रहा था, एक 24-25 साल का लड़का वीडियो एडिटिंग करता है मेरे यहाँ, इसलिए मैंने सवाल भी कहा, 20 साल हो गए हैं आरजेडी की सरकार जंगल राज गए हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से ये बारीकी तौर पर सर्वे कराया गया था कि बिहार के लोगों के मन में आज भी वो डर बना हुआ है और उनके जो बुजुर्ग हैं वो अपनी पीढ़ी को बाकायदा इस बारे में समझाते हैं कि वो दौर ऐसा हुआ करता था, इसी वजह से बार बार जब प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे या बीजेपी के बड़े नेता रैली कर रहे थे तो हर एक रैली में जंगल राज का जिक्र जरूर होता था। 20 साल पहले के उस दौर को हर एक मंच से याद दिलाया जाता था। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कि बिहार उसको भूल नहीं पा रहा है। देखिए भाटी जी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी जो चीज है, ये याद क्यों दिलाया जा रहा है, क्योंकि ये लगभग सब लोगों के साथ बीता हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो परिवार है, वहाँ जो गांव है, वहाँ जो लोग हैं, उन लोगों ने उसको झेला नहीं है, वो उनको महसूस होता है। जैसे अब ऐसा नहीं है, ये अगर ये 24 साल की उम्र के हैं तो इनके परिवार में या इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 70, 75, 80 के भी होंगे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने दौर देखा। और वो कहानियां, हमेशा आपने देखा होगा कि भाटी जी, ये ग्रामीण इलाकों में कहानियां बड़ी प्रचलित होती हैं, और कहानियां इस तरह की जो कुख्यात कहानियां होती हैं, डरावनी कहानियां होती हैं, वो कभी नहीं मिटती हैं, लोगों के बीच चर्चा होती है। और हर गांव में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो लोगों ने झेला है, जहां पर लोगों के साथ इस तरह के जमीन के कब्जे को लेकर के हत्याएं हुई हैं, बहुत सारे अपराधीकृत हैं। तो वो कहानियां मरती नहीं है, वो समय के साथ और बड़ी होती जाती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि दुश्मनी समय के साथ बड़ी होती है, उसी तरह से ये चीज भी बड़ा होता है। और दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि वो चेहरा क्या है, वो चेहरा तेजस्वी यादव ही है, जो उसी लेगेसी के थ्रू आते हैं। हाँ। और उसको काउंटर वो नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि इस जंगल राज को वो कहीं काउंटर नहीं कर पा रहे थे। पिछले चुनाव में उन्होंने कर दिया था, जब वो शिक्षा रोजगार को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पिछले चुनाव में वो मजबूती से लड़े थे। लेकिन इस चुनाव में उस पूरे इसी मुद्दे पर घिरते नजर आए। और मैंने जो बार बार कहा ना कि उनके जो सहयोगी दल हैं, जिनके ऊपर ये आरोप नहीं थे, वो उनको काउंटर नहीं दे पा रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि थोड़ा सपोर्ट उनका मिलता। तो अगर मैं, मान लीजिए आप मेरे ऊपर बार बार प्रहार कर रहे हैं और इसी पैनल में बैठा कोई आदमी मुझे सपोर्ट में बोलने लगेगा तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, वो चीज नहीं हो पाया। तो एकदम सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर टारगेट कर दिया गया और वो पूरा चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और इस चीज में आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, इस बार भूमिका महत्वपूर्ण रही योगी आदित्यनाथ की भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ी उनकी प्रशंसा हो रही है, बड़े चर्चा का विषय बने हैं। और इस बार बिहार में आपने देखा होगा कि उनकी डिमांड भी ज्यादा थी, लोग उनको बार बार बुला रहे थे। उनकी रैलियां कम थी तो उसको और ज्यादा किया गया। और उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ दिखाई दी, लोगों का जिस तरह से उनको उनके प्रति लगाव और प्रेम दिखा, तो ये सब एक मैनेजमेंट का हिस्सा था। और ये इसी चीज को दिखा रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा उनके भी भाषण में उन्होंने बार बार इसी बात को का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर और जंगल राज की तुलना करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी जो मैनेजमेंट था, इनको तैयारी, ये लोग बहुत वीक थे। ये लोग केवल, जैसे आप बार बार कह रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी थे, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि समय बहुत आगे निकल चुका है। आप जिस मुद्दे को, जैसे वो कहा जाता है ना कि आप लकीर पीटते रह गए, चुनाव आयोग से आपका मुकाबला नहीं है। आप एक राजनीतिक दल हैं, चुनाव आयोग एक संस्था है। बिहार चुनाव खत्म हो गया, बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग का बिहार में काम खत्म है। अब अगले राज्यों के चुनाव पर आप जाएंगे, बस उन्हीं को आप आरोप लगाएंगे न। अगर चुनाव आयुक्त हैं, कल के डेट में बदल जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन इस मुद्दे से आपका कुछ काम नहीं होगा। आपको नेता को घेरना पड़ेगा, और घेरने के लिए भी आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आप किस तैयारी के साथ जा रहे हैं?
तो वो तैयारी मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। आपने देखा कि दोनों प्रत्याशी एक ही पार्टी के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो तैयारी नहीं है। मुद्दा क्या डिसाइड होगा चुनाव में, वो तैयारी नहीं है। कैंपेन कैसे होगा, उसकी कोई तैयारी नहीं। महिला वोटर अगर नीतीश कुमार की तरफ झुक रही हैं तो प्रियंका गांधी नेता थी ना कांग्रेस के पास, प्रियंका गांधी का इस्तेमाल क्यों नहीं बिहार चुनाव में किया गया? ये आपके पास स्ट्रेटजी नहीं थी, आपके पास ये तैयारी नहीं थी। और आप तुक्के से सोचिए कि हम जीत जाएं और हमारे ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगा करके अगर ये लोग सोच रहे हैं कि यही बात, अभी जैसे हमने कई चैनलों पे डिबेट देखी है कि जो 10% वोट बढ़े हैं वही 10% एनडीए को वोट मिले हैं। तो वो अब चर्चा के लिए वो अच्छी बात है कि आप उस पर चर्चा करते रहेंगे, चुनाव आयोग को घेरते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड रियलिटी से अलग है। जो महागठबंधन है उसने इस चीज को भांपा नहीं कि असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह से लोगों के मन में भावना है, जो पैसे ट्रांसफर हुए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक गरीब इंसान को, एक गरीब महिला के अकाउंट में 10,000 तुरंत जाते हैं, उसको बहुत फर्क पड़ता है। और ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं कर रही। राहुल गांधी किस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में देखा था कि 8,000 खटाखट। तो जब वो आप वादे कर रहे थे तब उस वादे के साथ तो आप मजबूती से खड़े थे। इनकी सरकार इन्होंने करके दिखा दिया, जनता इनके साथ खड़ी है और इनको वोट दिया, उसी के हिसाब से परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, नीरज मेहरी साहब, राघोपुर सेफ सीट मानी जाती है आरजेडी के लिए, शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ने उसको चुना भी है, लेकिन वहां से भी करीब 9,000 वोटों से पीछे चलना किस तरह के संकेत हैं ये? दूसरी बात कि महागठबंधन में जो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, जिसको नाम दे रहे हैं कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां पर एनडीए के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। देखिए भाटी जी, निश्चित रूप से जो अभी रुद्र जी ने बहुत सारी बातें बताई, उनमें एक चीज तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जो नाव लेके चल रहे थे, जिस नाव में छेद थे और तेजस्वी यादव उस नाव में बैठ गए जिसमें ऑलरेडी पानी आना ही आना था और उसको डूबना ही डूबना था। दूसरी बड़ी बात, जो तेजस्वी के चुनाव की आपने बात की, अभी वो पीछे जो 9,000 से चल रहे हैं, हालांकि वो सीट काफी हद तक ज्यादा बाउल सीट मानी जाती है, लेकिन लगातार ये 9,000 विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी लीड होती है। लोकसभा के चुनाव में नहीं होती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बड़ी लीड होती है। मुझे लगता है कि वो और पीछे ना हो, ये जनता वहां की तय करेगी कि उन्हें भी क्या जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी एक गर्त की बात है। दूसरी बड़ी बात जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं एक चीज को और कहना चाह रहा था रुद्र जी की बात में, अपनी बात को जोड़ते हुए, कि निश्चित रूप से एक कहावत, जैसे अभी बताया गया, हमारे स्टूडियो से भी एक नौजवान अभी बात कर रहा था, तो उसकी बात से एक चीज साफ हो जाती है कि जिस तरह से हमने और आपने नहीं देखा कि रावण कैसा था, रावण सीता माता को हर ले गया था, क्या राम रावण का युद्ध हुआ, क्या हनुमान जी थे, इस तरह की चीजें जो कथा कहानी या रामायण में लिखी है, वो सारी चीजें जैसे वो नौजवान बता रहा था, उसके परिजनों ने बताया, मुझे लगा कि बिहार की जनता के पास भी वो मैसेज लगातार था। और एक बात मैं जो पहले कहा था, मैं फिर से वही बात भाटी जी कहूंगा, निश्चित रूप से राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को ये मुद्दा महंगा पड़ा कि वो चुनाव आयोग से लड़ते रहे और जनता उनका साथ छोड़ गई। ये चीज राहुल गांधी को भी सीख लेनी चाहिए थी और तेजस्वी यादव को भी। मुझे लगता है इनसे तमाम चीजें साफ हो जाती हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके की और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आ रहे थे बाटी जी, उन सब बातों को ऐसा लगता था कि मुझे लगता है कि बिहार में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, लेकिन उनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। तो बिहार की जनता, मुझे लगता है कि आजकल आईटी और सोशल मीडिया का जो दौर है, घर घर में एंड्रॉइड फोन है, लोग जागरूक हैं। अब लोगों को मूर्ख बना के वोट छक पाना, मुझे लगता है कि बस की बात नहीं है। जी बाटी अविरल जी, सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर आप बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, और जी क्या वाकई ही ये मान लिया जाए पूरी तरह से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन विधायक दल जो होता है वो निश्चित रूप से अपना नेता चुनता है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है नीतीश जी का, तो नीतीश जी एक तरीके से सर्व स्वीकार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी काम किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भी काम किया, और उसके साथ साथ पूर्ण रूप से वो असली समाजवादी नेता हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, ईमानदार हैं,
और जनता के बीच में उनकी हमेशा पकड़ रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ विकास की जो उनकी छवि है वो सबके मध्य में है। और निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार बिहार प्रदेश में पुनः एनडीए की हमारी बनी है, वो सबको स्पष्ट नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें जश्न की आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर महिलाएं ढोल के साथ जश्न मना रही हैं, एक दूसरे को मिठाइयां वो खिला रही हैं। तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और एनडीए 202 पर पहुंच गई है रुझानों में, जिनमें से कुछ नतीजे भी आ गए हैं। और जो नतीजे आए हैं वहां भी एनडीए के कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की है और महागठबंधन घटकर अब 34 सीटों पर आ गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, जिसने अभी तक खाता भी नहीं खोला है रुझानों में, वो अभी भी 0 की 0 बनी हुई है। यहां पर रुद्र जी, कैसे मुकेश सहनी तो अपने आप को डिप्टी सीएम देख रहे थे, लेकिन 0 पे चल रहे हैं। देखिए बाटी, यही तो कह रहे हैं कि यही जमीनी हकीकत जिसको नहीं पता होती है उसको यही दिक्कत होती है। एक तो मुकेश सहनी ने, सोचिए कि उनकी पकड़ राजनीति पे कितनी मजबूत है कि वो चुनाव से पहले, मुझे याद नहीं, आपको याद हो सकता है कि किसी पार्टी में उप मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से डिसाइड हो, मुझे नहीं लगा। चुनाव होने के बाद लोग गठबंधन के बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन ये पहली बार बिहार में हुआ कि उप मुख्यमंत्री भी पहले डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद उनकी स्थिति देख लीजिए कि क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि आप जमीन की हवा नहीं भांप पा रहे हैं, आप जमीन के नेता नहीं थे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, राजनीतिक डीलिंग बहुत अलग तरह की होती है, आप उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जिसको हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं कि एआईएमके ने 5 सीटों पे उसकी बढ़त है, और अगर वो मुस्लिम के नेता बनते, हमको लग रहा है आरजेडी और पूरे जितने बिहार में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, उससे ज्यादा उसके अपने जीतेंगे। और जो बार बार उस बात को उठाते रहे हैं कि अगर 20% आबादी हमारी है तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है, यही अगर मुद्दा और राज्यों में जाता है तो जिनके ये पारंपरिक वोट हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली, ये समझने वाली बात है। क्योंकि सबके समीकरण तो मुस्लिम वोट पर ही टिके हैं, और अगर उसमें इतनी बड़ी सेंधमारी अगर कोई पार्टी कर रही है, लगातार दूसरी बार है, उसके पहले भी वो चुनाव में सीटें जीते थे, जहां बताइए कांग्रेस 5 पे आ गई है, और उस जगह पर अगर वो पार्टी 5 सीटें जीत रही हैं, मुस्लिम सारे प्रत्याशी उनके हैं, तो इस स्थिति में अगले जब चरण में वो बंगाल में जाएंगे या उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे और उनके समीकरण को जब वो गड़बड़ करने लगेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं चूक हुई है, चीजों को समझने में चूक हुई है, सीटों के बंटवारे को लेकर के चूक हुई है, चुनावी मैनेजमेंट में चूक हुई है। नहीं तो इतनी बुरी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। मैं भी इस बात से कह रहा हूं कि ये आंकड़े लगभग 100 के आसपास महागठबंधन के जाने चाहिए थे, लेकिन ये अपनी तरफ से अगर आप छूट देते हैं तो चुनाव में देखिए बहुत चीजें थोड़े मार्जिन से ऊपर नीचे हो जाती हैं। जनता के बीच में अगर मैसेज कन्वे जिस तरह से होता है उसी तरह से जनता काम करती है। और आपने देखा होगा कि जो ये मैसेज हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार हट जाएगी, इनकी सरकार आ जाएगी, ये भी मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इसीलिए देखेंगे कि वोटिंग परसेंट बढ़ा, खास करके महिलाएं ज्यादा निकल करके आई, और उसका असर आप देख रहे हैं कि जहां लोग 150 के आसपास अनुमान लगा रहे थे, वहां 200 प्लस की अगर सीटें जा रही हैं एनडीए की, तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, वाकई बड़ी बात है। और बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वहां पर वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जीतन राम मांझी की पार्टी से भी स्ट्राइक रेट में काफ़ी डाउन आ गई है, उससे भी वो पीछे हो गई है। और वो इतना बड़ा चिंता का विषय है कि शायद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अगर सुन रहे हैं तो वो इस बात को समझे और उसका मंथन चिंतन जरूर करें। क्योंकि चुनाव आयोग को जिस तरह से एग्रेसिव होकर वो पार्टी बना रहे हैं, उनको समझना होगा कि किसी भी राज्य में उनका मुकाबला राजनीतिक दल से है, ना कि चुनाव आयोग से। एक छोटा सा कमेंट नीरज मेहरे साहब आपसे। देखिए, निश्चित रूप से भाटी साहब, अगर इस तरह की बात नहीं होती तो कांग्रेस और तेजस्वी की हालत बिहार में ये नहीं होती। जैसा रुद्र जी ने कहा, निश्चित रूप से हमारा लोगों का भी अनुमान ये था कि वो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन टारगेट से थोड़ा बहुत दाएं बाएं रह सकता है। लेकिन जिस तरह से, जो मैंने पहले कहा,